प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी वसंत भाग 3 उप विषय पाठ 16 पानी की कहानी व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी वसंत भाग 3 से उप विषय पाठ 16 पानी की कहानी व्याख्यान 1 को पढ़ेंगे। यह पाठ हमारा पानी पर आधारित है। प्रस्तुत पाठ के लेखक श्री रामचंद्र तिवारी जी हैं। इस पाठ में लेखक रामचंद्र तिवारी ने ओस की बूंद को जरिया बनाया है। किस तरह से पानी का रूप होता है, उसकी किस तरह से रचना होती है, उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, यही सब पाठ में बताया गया है। पानी के जीवन का एक चक्र होता है। समुद्र का पानी सूर्य की किरणों से गर्म होता है, भाप बनता है और भाप बनकर बादल बनकर उड़ जाता है। किस तरह समुद्र से पानी भाप बनकर सूर्य की गर्मी के कारण गर्म होकर भाप बन जाता है और वाष्प बादल बन जाता है, यह जीवन चक्र इस पाठ में बताया गया है। जल का जीवन चक्र पाठ में वर्णन किया गया है। जैसा कि हम पाठ को पढ़ते हैं, पाठ को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले लेखक के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं रामचंद्र तिवारी के विषय में संक्षिप्त जानकारी। लेखक का नाम रामचंद्र तिवारी। जन्म स्थान 1924 ईस्वी में बनारस में। रचनाएं कविवर लेखराज गंगा भरण। पुरस्कार साहित्य अकादमी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। मृत्यु 4 जनवरी 2009 ईस्वी में। लेखक का नाम रामचंद्र तिवारी। जन्म स्थान 1924 ईस्वी में बनारस में। रचनाएं कविवर लेखराज व गंगा भरण। पुरस्कार साहित्य अकादमी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। मृत्यु 4 जनवरी 2009 ईस्वी में। बच्चों, हमने पाठ के लेखक के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अब हम पाठ से संबंधित कठिन शब्द व उनके अर्थ की जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं पाठ से संबंधित कठिन शब्द व उनके अर्थ। शब्द अर्थ। दृष्टि नजर। स्वर आवाज। कण बहुत छोटा अंश। सुरीली मधुर ध्वनि। मुख मुंह। भूमि धरती। एकाएक अचानक। दृष्टि नजर, स्वर आवाज, कण बहुत छोटा अंश, सुरीली मधुर ध्वनि, मुख मुंह, भूमि धरती, एकाएक अचानक। रोए रेशेदार जड़। निर्दयी जिसमें दया न हो। असंख्य बहुत सारे। क्रोध गुस्सा। प्रयत्न कोशिश। उत्सुकता जानने की इच्छा। प्यारे बच्चों, हमने पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ किए। अब हम पाठ को संकेत बिंदुओं के माध्यम से पढ़ते हैं। पाठ के संकेत बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। पाठ के संकेत बिंदु। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। अब लेखक रामचंद्र तिवारी जी ओस की बूंद का वर्णन करते हैं कि ओस की बूंद मोती के समान उनके हाथ पर गिरी। उन्हें आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि
ओस की बूंद उनकी कलाई से सरक कर हथेली पर आ गई। जैसे कि बेटा आप सुबह सुबह देखते हैं कि ओस कितनी अधिक होती है, सर्दी की ऋतु में ज्यादा होती है, पेड़ों पर, पत्तों पर, सब जगह आपको ओस दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलता है ओस अपने आप अपना स्थान छोड़ देती है। लेखक कहते हैं कि किसी काम से वह रास्ते पर जा रहे थे कि बेर की झाड़ी पर से मोती की एक बूंद लेखक के हाथों पर आ पड़ी। जब लेखक ने देखा कि ओस की बूंद उनकी कलाई पर आकर गिर गई है और कलाई से सरक कर हथेली पर आ गई है, तो ओस की इस बूंद को देखकर वो हैरान हो गया कि कोई बूंद पेड़ पर से आकर उनके हाथ पर कैसे गिर सकती है। यह जानने के लिए उसकी जिज्ञासा जाग उठी। जैसे ही लेखक की नजर ओस की बूंद पर पड़ी वह ठहर गई। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं। लेखक जैसे ही ओस की बूंद से बोला, मानो खुशी से हिली और बोली कि मैं ओस हूं। लेखक ने कहा कि उन्हें पता है कि वह ओस है। ओस ने आगे कहा कि लोग उसके इस रूप को पानी के नाम से भी जानते हैं। यह जानकारी ओस ने जब लेखक को दी तो लेखक ने कहा उन्हें यह भी पहले से ही पता है। अब ओस की बूंद अपने बारे में बताती है कि वह लेखक की हथेली पर बेर के पेड़ से आई है। इन सब बातों का लेखक को पता था। वह बताना चाहती थी कि उसका जन्म किस प्रकार से हुआ, यानी जो ओस की बूंद है उसका जन्म किस प्रकार से हुआ, किन किन अवस्थाओं से वह गुजरी और किस रूप में वह यहां तक आई है। वह जो पेड़ तुम देखते हो न, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। अब कहती है कि जिस पेड़ पर तुमने मुझे देखा वह बेरी का पेड़ था। उस बेरी के पेड़ से मैं तुम्हारे हथेली पर आ गिरी, लेकिन तुम सोचते हो कि वह पेड़ जो दिखाई देता है केवल उतना ही बड़ा है, अर्थात वह उतना बड़ा नहीं है, वह धरती के नीचे भी इतना ही है। पेड़ के जो रोए होते हैं, जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों के जो रुए होते हैं, वो रुए हमें बड़े बेदर्दी से, निर्दयी स्वभाव से हमें अपनी ओर खींचते हैं। वह कहती है कि उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें जमीन के अंदर दूर तक फैली होती हैं तथा जड़ों के जो रोए होते हैं बड़ी निर्दयता पूर्वक हमें खींचते हैं, जिसमें बिल्कुल भी दया भाव नहीं होता। मुझ जैसे असंख्य जल कोणों को वो बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ तो पेड़ एकदम खा जाते हैं तथा अधिकांश सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं, यानी वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उनको खा जाते हैं। जब हम पेड़ में पानी डालते हैं, पेड़ में पानी डालते समय अगर हम पेड़ में ज्यादा दिनों के बाद पानी डालते हैं तो पेड़ के आसपास की जमीन या पेड़ में गड्ढा खोद कर जब हम पानी डालते हैं तो पेड़ सारे ही पानी को पी जाता है, यानी जो उसके रोए होते हैं, उसकी जड़ होती हैं, वो क्या होती हैं, प्यासी प्यासी होती हैं, जिस कारण से पेड़ सारे पानी को पी जाता है। तो कहती हैं कि जो रोए हैं वो बड़े निर्दयता पूर्वक हमें अपनी ओर खींचते हैं तथा अपने अंदर पृथ्वी के भूगर्भ में हमें समेट लेते हैं। मैं लगभग 3 दिन तक यह सासत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी। अब कहती है कि मैं पेड़ के नीचे चली गई जैसे तैसे, यानी 3 दिन तक मैं उसी कठिनाई को भोगती रही। उस कठिनाई का सामना मैंने लगातार 3 दिन तक किया। फिर मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से जैसे तैसे, यानी अपनी जान बचाकर ऊपर की तरफ आई। फिर मैंने सोचा कि अब मैं पत्ते पर आ गई हूं, तो पत्ते पर आने के पश्चात मैं अब उड़ जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ओस की बूंद ने कहा लगभग 3 दिनों तक वह इसी कष्ट को, इसी पीड़ा को सहन करती रही।
वह कहती है कि पेड़ की पत्तियों तक तो वह पहुंच गई, लेकिन आगे का रास्ता अब भी उसे नहीं मालूम था। बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ रात होने वाली है और जो सूर्य उड़ने की शक्ति देते हैं वो वायुमंडल में अपने इतने जलकण उड़ा रहे हैं कि वहां स्थान ही नहीं है कि मैं किसके भाग्य पर भरोसा करूं या पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रहूं। अर्थात जब तक मैं बाहर आई तब तक सूर्य भी अस्त हो चुका था। अब सूर्य अस्त होने के बाद मेरा वहां से उड़ पाना नामुमकिन था, क्योंकि दोबारा से ओस के गिरने का समय हो गया था। जब सूर्य उदय होगा तभी मेरा यहाँ से निकलना संभव होगा, अर्थात जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक मैं यहीं इस पत्ते पर विराजमान रहूंगी। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ओसजन ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान मौजूद थी। अब कहती है कि बहुत सारा समय बीत गया। पहले की कहानी मैं तुम्हें सुनाती हूँ कि ओस की बूंद लेखक को सृष्टि के निर्माण के समय की बातें बताती है। कहती है कि उसके पूर्वज जहां से उनकी रचना हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्य के घेरे में लपटों के रूप में मौजूद थी, अर्थात उस समय वह गैस के रूप में थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब ब्रह्मांड में हलचल हो रही थी, बहुत कुछ निर्माण हो रहा था और बहुत कुछ नष्ट हो रहा था, अर्थात नए नए ग्रहों का निर्माण हो चुका था, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, ब्रह्मांड में हलचल थी और ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हो रहा था। बूंद ने हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन गैस और ओसजन ऑक्सीजन गैस दोनों को अपने पूर्वज कहा है। किन्हें अपने पूर्वज कहा है? हाइड्रोजन गैस को और ओसजन यानी ऑक्सीजन गैस को। इन दोनों की रासायनिक प्रक्रिया से जो क्रिया हुई उसके बदलाव से बूंद का यानी पानी का जन्म हुआ, इसलिए इन्हें उन्हें अपने पुरखे या पूर्वज कहा है। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। अब कहती है कि जो इतनी क्रियाएं वहां पर हुई, सूर्य से टूटा हुआ एक भाग संभाल नहीं सका, यानी ज्यादा वहां पर परेशानी हुई, कई टुकड़ों में वह टूट गया। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी पर आ गिरा। ओस की बूंद ने कहा, टुकड़ा जो सूर्य से टूटा था इतना भारी वजनदार था कि उसका आकर्षण को सहन न कर सका और कई टुकड़ों में वह टूट गया। अब जो सूर्य के टुकड़े से अलग हुआ था उसी में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में जब बन रही थी तब एक बड़ा आग का गोला थी। बूंद की बात सुनकर लेखक ने बूंद से प्रश्न किया कि जब वह लपटों के रूप में थी, अग्नि के रूप में थी, तो वह पानी कैसे बनी। लेकिन उसे इतना पता है कि यह ग्रह जो एक अग्नि का टुकड़ा था उसका ताप कम होता चला गया, ठंडा होता चला गया, और उसे याद है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वह पैदा हुई है। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। वह उन दिनों भाप के रूप में थी, पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब उसे होश आया तो वह अपने आप को ठोस रूप में बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अत्यंत छोटा हो गया था। अब कहती है कि जब उसने अपने आप को पाया तो एक ठोस रूप में उसे अपने आप को वहां पर पाया। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। कमर कसना यानी तैयार रहना हमेशा। अब बूंद कहती है कि मेरे अलावा मेरे बहुत से साथी ऐसे थे जो यह इंतजार कर रहे थे कि कब आंधी आए और आंधी में हम ऊंची उड़ान भरें। लेखक बूंद की बातें सुनकर कहता है कि उस समय उन्हें बहुत मजा आया होगा। ओस की बूंद भी हामी भरते हुए कहती है कि वह समय खुशी वाला था। लेखक बूंद से फिर कहता है, खुशी का समय कितने दिनों तक रहा।
फिर कहती है कि ज्यादा दिनों तक वह समय नहीं रह पाया, क्योंकि हम कुछ समय तक वैसे माहौल में अपने आप को पा रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक से फिर ऐसी ही एक घटना हमारे साथ घटी। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुना रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा। अब यहाँ पर इनमें मुहावरों का प्रयोग किया गया, हवाइयां उड़ना। अचानक ऐसा अनुभव हुआ, अब शांतिपूर्वक बैठे थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि उनके साथ एक घटना और घटी। बर्फ बनी बूंदें आनंद से अपना समय काट रही थी। अब दुख सहन करने का साहस उनमें नहीं था। बहुत पता लगाने पर ज्ञात कि हमारे बाहर से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल पदार्थ शरीर पर हम फिसल चले हैं। मैं कई महीने तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। एक दिन उसके मन में आया कि वह समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी है, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि समुद्र में और क्या क्या है। इसके लिए उसने गहरे पानी में जाना शुरू कर दिया। मार्ग में उसने अजीबो गरीब जीव देखे। अब बूंद कहती है कि इतने दिनों तक मैं समुद्र के अंदर रही, लेकिन उसकी तलहटी में मैं नहीं पहुंची थी। अब विचार आया कि अंदर तलहटी में भी जाकर देखना चाहिए कि इसकी गहराई में क्या क्या है। समुद्र की गहराई में गई तो उन्हें वहां पर बहुत ही धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे देखे, जो समुद्र में ही पाए जाते हैं। जालीदार मछलियां देखी, जिनके शरीर पर बड़ी बड़ी जाली दिखाई दे रही थी। बहुत ही बड़े बड़े कछुए और ऐसी मछलियां देखी जिनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन पर हाथ बने हुए हो। एक मछली ऐसी भी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, मनुष्य के आकार से बहुत बड़ी, और उसके हाथ 8 थे। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ अलग अलग दिशाओं में निकले हुए हैं, और वह भी असंख्य 8 थे। ऐसी मछलियां जो कि अपने शिकारों को अपने हाथों से ही जकड़ कर उन्हें कैद कर लेती हैं या उन्हें पकड़ लेती हैं। अब कहती है कि मतलब मैंने इस प्रकार के जीव जंतु देखे, मछलियां देखी, 8 पैरों वाली मछलियां भी देखी जो समुद्र में घूम रही थी। एक मछली दूसरी मछली को अपना भोजन बना रही थी, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा रही थी। घोंगे देखे, अजीब तरह के जीव जंतु उसने समुद्र में देखे। अब कहती है उसके बाद क्या हुआ, अचानक से फिर इस घटना घटी। ऐसा लगा कि जैसे समुद्र में ही कोई तूफान आ गया हो, समुद्र के पानी में हलचल हुई। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। अब लेखक कहता है कि जब बूंद ने उससे कहा कि अचानक से फिर एक घटना घटी जिसकी वजह से समुद्र का पानी हिलने लगा, वो कहती है कि ऐसी कौन सी थी, तो लेखक कहता है मैं समझ गया कि तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। मैं उत्सुक हो उसे देखने को आगे बढ़ी, हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे से नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती रही। अब कहती है कि जैसे ही ज्वालामुखी आया मैं समुद्र से बाहर फेंक दी गई, और फेंकने के बाद अब मैं नलों के द्वारा घर घर में घूमने लगी। हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। अब बूंद ने अपना पूरा इतिहास लेखक को सुना दिया। ओस की बूंद के माध्यम से पूरे इतिहास को सुना दिया गया। बूंद ने कहा कि अब तुम मुझे ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो गया, वह आंखों से ओझल हो जाएगी। बेर के पेड़ तक की कहानी सुनाकर ओस की बूंद रुक गई। अब सूर्य उदय होने वाला था, शायद और ज्यादा कुछ सुनना चाहता था। तभी वो बूंद के चुप हो जाने पर बोल पड़ा कि बस इतनी ही
बूंद ने हामी भरते हुए कहा कि अब और ज्यादा वह लेखक के पास नहीं रुक सकती, क्योंकि सूर्य निकल गया है। अब उसमें उड़ने की शक्ति आ जाएगी और वह वाष्प बनकर हवा में उड़ जाएगी। ओस की बूंद लेखक से कहती है कि वह उसे रोक कर नहीं रख सकता, ऐसा करना असंभव है। धीरे धीरे ओस की बूंद उड़ने लगी और सूर्य के निकलते ही वह गायब हो गई। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि ओस की बूंद ने लेखक को अपनी सारा कहानी बताई, अपना सारा वृतांत बताया, किस तरह से वो समुद्र में गई, समुद्र के द्वारा बाहर किस प्रकार ज्वालामुखी के कारण वो बाहर फेंकी गई, समुद्र की तलहटी में उसने क्या क्या देखा, किस प्रकार के जीव जंतु देखे, कौन कौन सी मछलियां देखी और वो कहाँ पर ठहरी हुई थी, किसका इंतजार कर रही थी। यह सब हम अपने व्याख्यान में पढ़ा। किस प्रकार जल का जन्म हुआ, बूंद ने अपने पूर्वज किन्हें कहा, यह सब हमने पढ़ा। अब हम अपने पाठ से मौखिक प्रश्नोत्तर करते हैं। हमारा मौखिक प्रश्न है, बूंद ने अपने पूर्वज किसे बताया है। अब बूंद ने अपने पूर्वज किसे बताया है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को। इनका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजन व ओसजन। उत्तर लिखते हैं, बूंद ने अपने पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बताया है। आप हाइड्रोजन और ओसजन भी लिख सकते हैं, ये इनके दूसरे नाम बताए गए हैं। प्रश्न 2, बूंद ने समुद्र में क्या क्या देखा। अब बूंद ने समुद्र में असंख्य जीव जंतु देखे, विभिन्न प्रकार की मछलियां देखी। आप लिख सकते हैं। उत्तर, बूंद ने समुद्र में असंख्य जीव जंतु देखे। प्रश्न 3, प्रकाश पिंड कैसा दिखाई दे रहा था। उत्तर, प्रकाश पिंड अत्यंत चमकदार दिखाई दे रहा था। मौखिक प्रश्न करने के पश्चात अब हम अपने अभ्यास प्रश्नोत्तर करते हैं। हमारे अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। उत्तर, लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर से मिली, क्योंकि लेखक जब वहां से गुजर रहा था उसी समय पर उसकी हथेली पर आकर ओस की बूंद गिरी थी। तो वो कहां से गिरी थी, बेर की झाड़ी पर से गिरी थी। प्रश्न 2, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। उत्तर, पेड़ की जड़ों में से निकले रोए द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक पृथ्वी के भूगर्भ से खींच लाना व उन्हें खा जाना याद करते ही बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी। जब वह पेड़ की कहानी को याद करती है, किस प्रकार से रोए निर्दयता पूर्वक उनको खा जाते हैं, उस कहानी को सुनकर वह क्रोध और घृणा से कांप उठती है। प्रश्न 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा। उत्तर, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी अन्य ग्रहों का विकास भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ओसजन दोनों गैसें विद्यमान थी। ओसजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया होने से बूंद पानी में बदल गई, इसलिए बूंद ने इन्हें अपना पूर्वज पुरखा कहा है। जैसा कि बेटा हमने अपने पाठ में पढ़ा था, पाठ में मैंने बताया था कि बूंद ने हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को अपना पूर्वज कहा है। जब ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों का विकास भी नहीं हुआ था, तब ये दोनों गैसें उस समय पर विद्यमान थी
और ओसजन व हाइड्रोजन के रासायनिक क्रिया होने से बूंद पानी में बदल गई, इसलिए बूंद ने इन्हें अपने पूर्वज या पुरखा कहा है। प्रश्न 4, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब पानी की कहानी हमारे पाठ का नाम है। पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन हमें अपने शब्दों में करना है। आइए करते हैं। उत्तर, पानी की कहानी के आधार पर पानी का जन्म अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हुआ। तब से लेकर पानी की जीवन यात्रा बहुत ही विचित्र रही है। किसी प्रकाश पिंड के टकराने से सूर्य के टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ। सबसे पहले बूंद भाप के रूप में, फिर बर्फ के रूप में और फिर समुद्र से होती हुई गर्म धारा से निकलकर ठोस रूप को छोड़कर जल का रूप ले लेती है या जल का रूप ले लिया। अब कहते हैं कि पानी की कहानी के आधार पर पानी का जन्म अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हुआ। तब से लेकर पानी की जीवन यात्रा बहुत ही विचित्र रही यानी अनोखी रही। किसी प्रकाश पिंड के टकराने से सूर्य के टुकड़े हो गए और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ। पहले बूंद भाप के रूप में, फिर बर्फ के रूप में और फिर समुद्र से होती हुई गर्म धारा से निकल ठोस रूप को छोड़कर जल का रूप ले लिया या जल का रूप बूंद ने ले लिया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उत्तर, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर पता चलता है कि बूंद सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा कर रही थी। बेटा, हमने अपनी कहानी को पढ़ा, अपने पाठ को पढ़ा, पढ़कर हमें पता लग ही गया कि अंत में बूंद ने क्या कहा था। बूंद ने कहा था लेखक से कि तुम मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते क्योंकि अब सूर्य उदय होने वाला है। सूर्य उदय होने के पश्चात मैं यहाँ पर नहीं ठहर पाऊंगी। तो हमें पता चल गया कि बूंद सूर्य के उदय होने की ही प्रतीक्षा कर रही थी। प्यारे बच्चों, हमारा आज का यह व्याख्यान पूर्ण हुआ। इस व्याख्यान में आपको गृह कार्य में पाठ के कठिन शब्दार्थ, लेखक परिचय व अभ्यास प्रश्नोत्तर 1 से 5 अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, याद करने हैं। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।